तो भू कानून पर नई सियासी जंग। उत्तराखंड में जहां जनता भू कानून लागू करने की मांग को लेकर सड़कों तक पर उतर आई, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही नेता भू कानून को लेकर सरकार के फैसले पर शंका जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात सिर्फ नेता तक होती तो सीमित था, लेकिन मसला पूर्व मुख्यमंत्री का है। जी, हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के दिग्गज, मौजूदा वक्त में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की, जो अपने शासनकाल के भू कानून को राज्य हित और सोच समझकर लिया गया फैसला बता रहे हैं। ऐसे में सियासत में सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर त्रिवेंद्र शासनकाल का भू कानून अच्छा था तो फिर इसमें बदलाव क्यों? अगर बदलाव जरूरी है तो फिर सवाल क्यों? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। वो रिपोर्ट जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत इंडिया वॉइस से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं और भू कानून को लेकर जब अपनी बात रख रहे हैं, वो ये तक कह रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड का लिया गया फैसला उनका सोच समझ कर लिया गया फैसला था। वो आज भी उस पर अड़िग है। सुनिए जरा। भी हमारे ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर भूमि की खरीद फरोख्त पर बैन है। वहाँ की हालत देखो क्या है, वहाँ की स्थिति। इसलिए हर चीज़ पर मैंने कहा कि पूरे व्यापक दृष्टिकोण के साथ साथ हमको कोई निर्णय लेना चाहिए। राज्य के लोग पहाड़ों की जमीनों पर बाहरी राज्यों के लोगों के हो रहे कब्जों से बचाने के लिए राज्य के भीतर हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून लागू करने की मांग कर रही हूँ। साथ ही अगले बजट सत्र में भू कानून लाने के संकेत खुद सीएम धामी दे रहे हूँ, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी सरकार में लागू किए गए भू कानून को राज्य के हित में बता रहे हैं। जन आंदोलन जो भू कानून मांग रहा था, वो अब सियासत का हिस्सा बन गया है। तेरा कानून मेरे कानून से अच्छा है, अब इस पर बहस छिड़ गई है। दरअसल इंडिया वॉइस से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनके शासनकाल में लिया गया फैसला जनहित का फैसला था और राज्य के लिए जरूरी था। दावा ये भी कि जिस तरह से देवस्थानम बोर्ड को लेकर उनका फैसला तब भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, और उसी तरह से भू कानून को लेकर भी जो फैसला राज्य हित में जरूरी था, बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने वो फैसला लिया। सुनिए क्या कह रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब इन्वेस्टमेंट जाने का मतलब ये है कि फिर उसके लिए भूमि चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट ज़मीन पर होगा। हम वहाँ पर रोज़गार की समस्या से जूझ रहे हैं, पलायन की समस्या से जूझ रहे हैं, अच्छी शिक्षा के से हम वंचित हैं वहाँ पर आज भी। वेलनेस सेंटर वहाँ पर बहुत अच्छे बन सकते हैं, ये सोच के साथ उस समय हम लोगों ने कुछ सुधार किया था कि सीलिंग हटाई थी केवल 4 या 5 कार्यों के लिए, और उसमें ये भी व्यवस्था की थी कि अगर 2 साल के अंदर भूमि खरीदने के बाद जिस उद्देश्य के लिए भूमि ली गई है उससे इतर या उस पर अगर जो प्रयोजन के लिए भूमि खरीदी गई वो कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो 2 साल के अंदर वो भूमि सरकार में निहित हो जाएगी, स्वतः निहित हो जाएगी। स्वतः निहित हो जाएगी, ये शब्द है। सरकार भले ही जल्द ही भू कानून को लेकर फैसला लेने वाली है, लेकिन उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान ने एक नई सियासी बहस को जन्म दे दिया है। उस समय जो कैबिनेट थी वही अधिसंख्य लोग आज भी कैबिनेट में हैं, वही अधिसंख्य विधायक आज भी विधानसभा में हैं। उनको ये भी सोचना चाहिए, और अगर उनको लगता है कि उस समय कोई चूक हो गई और कोई सुधार की गुंजाइश है तो उसमें भला किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। होते हैं नीतिगत निर्णय होते हैं, उससे सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। उससे केवल एक चीज़ प्रभावित नहीं होती कि भूमि रुक गई। भाई भूमि रुक गई, डेवलपमेंट रुक जाएगा। चूक रहे कि हम निर्णय नहीं लेते समय पर। कोई निर्णय कई बार बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, भाई सही डिसीजन लेने पड़ते हैं। जनता कई बार अगेंस्ट होती है। भगवान राम को जब वनवास हुआ तो सारी जनता तो सड़क पर आ गई थी, तो भगवान राम को वनवास नहीं जाना चाहिए था। आपने जो देवस्थान बोर्ड बनाया था उसका विरोध हुआ? निश्चित रूप से विरोध हुआ, लेकिन मैं आज भी अपनी बात पर पूरी तरह अपनी बात पर स्टैंड करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, देहरादून।
तो त्रिवेंद्र का बयान, नया सियासी संग्राम। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा है वो आपकी स्क्रीन पर है। हनी पाठक बीजेपी का चेहरा है, शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ है, कांग्रेस का चेहरा है, नीरज कोहली जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार इस कार्यक्रम का हिस्सा है। नीरज जी को ऑडियो नहीं जा रहा, प्लीज कनेक्ट करिएगा पहले। हनी जी। जी तिलक जी। त्रिवेंद्र जी सही कह रहे हैं? देखिए ऐसा है, त्रिवेंद्र जी का बयान मैंने अगर ठीक से कहा जाए तो तिलक जी इसलिए नहीं सुना क्योंकि आपकी टीवी स्क्रीन पे साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा था कि त्रिवेंद्र जी क्या बोल रहे थे क्या नहीं बोल रहे थे। अच्छा। मैंने कुछ भी नहीं सुना। त्रिवेंद्र जी बता रहे थे मेरे वाला जो कानून था मेरे सरकार के वक्त का वो अच्छा था, मैं आज भी अड़ी हूं देखिए उस पर। ऐसा है, देखिए ऐसा है। और वो ये भी कह रहे थे कि देवस्थानम बोर्ड को लिया गया फैसला मेरा, आज भी मैं उस पर अड़ी हूं जो मैंने फैसला लिया। देखिए तिलक जी, अब मैं जवाब दूं? जी। ऐसा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी हैं वर्तमान में। वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या इच्छा रही है, वो क्या बोलना चाहते हैं, हर व्यक्ति इस लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकारी है। मुझे चाय पसंद है, कॉफी नहीं पसंद है, तो मैं उस चीज को अगर बोल देती हूँ तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। त्रिवेंद्र जी का जो बात है वो निकल कर सामने आ रही है। ठीक है, वो क्या फैसला लिए हैं क्या नहीं लिए, वो जनता के हित में ही लिए होंगे। लेकिन ये जो भू कानून का मसला है, उत्तराखंड नॉट ए कप ऑफ टी। ये चाय और कॉफी का मसला नहीं है मैडम, ये भू कानून का मसला है। आप कह रहे हो कि उत्तराखंड इज नॉट ए कप ऑफ टी। नहीं, आप कह रहे हो कि मुझे चाय पसंद है तो मैं चाय में कॉफी। मैडम मुख्यमंत्री जो है उन्होंने एक बात कही है, मेरी बात सुनिए मैडम, एक मिनट, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि भाई कैबिनेट तो वही है, मंत्री भी वही है, विधायक भी वही है, सदन के भीतर तो कुछ बदलाव करना है तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन है तो सब कुछ वही। तो ये क्या चाय और कॉफी वाला मसला है मैडम? ये भू कानून का बात है। भू कानून की बात मैं कर रही हूँ तिलक जी, अब मेरी बात को पूरी खत्म होने दीजिएगा। मंत्री भी वही, विधायक भी वही, सदन भी वही, सब कुछ वही। मैं इस चीज से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन ये जो भू कानून में चेंजेस किए गए समय समय पर किए गए, लगातार नहीं किए गए। 2004 की अगर हम बात करते हैं तो तत्कालीन जो नारायण दत्त तिवारी जी थे उन्होंने एक भू कानून एक्ट लाया था जिसमें उन्होंने 500 वर्ग मीटर की जमीन की छूट दी थी। फिर उसके बाद खंडूरी सरकार में 2007 में क्या आया है कि 250 वर्ग मीटर की जमीन को दिया जाएगा। फिर अब उसके बाद इस खंडूरी सरकार के इस संशोधन की आड़ में जो नारायण दत्त तिवारी जी 500 वर्ग मीटर की छूट दिए थे, लेकिन जब खंडूरी सरकार ने उसमें संशोधन किया तो उस संशोधन की आड़ में जनता के बाहरी लोगों ने क्या किया कि उसमें अपने नाम के अलावा और लोगों के नाम पे जमीन की खरीद फरोख्त करी। तो उत्तराखंड की मांग के अनुसार तिलक जी, मैं आपकी बात समझ गया मैडम, थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है भू कानून, थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है। मैं आप जितना विद्वान नहीं हूं, मैं आप जितना विद्वान नहीं हूं। मुझे एक बात बताइए, फिर त्रिवेंद्र सरकार के भू कानून को लेकर इतना विरोध क्यों हुआ? किसी भी चीज को लेकर विरोध नहीं हुआ। जो जनता के हित में फैसला लिया जाएगा उसमें संशोधन किया जाएगा। मैं उसी बात पे तो फिर बदलाव क्यों कर रहे हैं आप? अरे तिलक जी, पहले बात खत्म होने दीजिए। हनी जी, बदलाव क्यों कर रहे हैं? जब कोई विरोध ही नहीं है तो बदलाव क्यों कर रहे हैं? आपको मैं वही तो अभी कह रही हूँ, आप बात काटने लग जा रहे। तिलक जी, मैंने आपको ये कहा कि 250 वर्ग मीटर का जो फैसला खंडूरी सरकार में आया था उसमें यह हुआ कि जनता ने अपने नाम के अलावा भी और लोगों के नाम से 250 वर्ग मीटर की जमीनें खरीदी, जिस जमीन की खरीद फरोख्त के कारण जनता को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। इसलिए इस संशोधन में चेंजेस लाए जा रहे हैं कि इसके अलावा एक परिवार के एक जने के अलावा अगर दूसरे के नाम पर संपत्ति है तो उसको सरकार के हवाले किया जाएगा। नगर निकाय में उसमें पूरी चेंजेस देखे जाएंगे, पूरे दस्तावेजों को खंगाले जाएंगे। तो मैडम वो पढ़ा मैंने, किया जा रहा है, वो मैंने पढ़ा। मैं तो बस इतना जानना चाह रहा था कि त्रिवेंद्र जी जो बात कह रहे हैं आपको समझ में आया? भट्ट जी जी क्या मसला है ये बताइए। आप लोग जितना विरोध नहीं कर रहे उतना घर के भीतर से विरोध नहीं। भट्ट जी, तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 26 प्रदेश में रही है। इनकी पहली सरकार उठाकर देख लीजिए, जिसने मूल निवास और स्थायी निवास का दंश प्रदेश को दिया। 1985 किसने कहा था इनको कट ऑफ डेट रखने के लिए? वो दंश इन्होंने दिया। फिर मैं यहाँ धन्यवाद भी देना चाहता हूँ पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का, भुवन चंद खंडूरी जी का, हरीश रावत जी का, जिन्होंने एक हद तक सशक्त भू कानून की दिशा में काम किया। लेकिन इन सब के कामों पर पानी फेरा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 6 अक्टूबर 2018 को
जब वो ये सदन में ये संशोधन बिल लेकर आए। भट्ट जी वो कह रहे हैं मैं अपनी बात पे अड़िग हूं। उस वक्त राज्य की जरूरत थी। अगर भू कानून को लेकर अगर ये रुख नहीं अपनाया जाता तो इन्वेस्टमेंट आता कहां से? वो ये कह रहे हैं अभी भी देख लीजिए वही सूरत है। 154(2) और 143 का जोड़कर त्रिवेंद्र रावत जी ने बड़ा कुठाराघात भू कानून पर किया था, और तब कांग्रेस के मनोज रावत जो माननीय विधायक है केदारनाथ जी जी। से, उन्होंने इसका प्रजोर विरोध हाउस में किया था। ये प्रॉपर्टी हाउस थी, और उसमें कहा मनोज रावत जी ने कि 4,500 हेक्टेयर कृषि भूमि और कृषि होती चली जा रही है, शेष भूमि हमारे पास वन भूमि बचेगी, फिर आप करोगे क्या? और अभी जो नहीं, अब जो सरकार कदम ले रही है उस पर तो कोई आपत्ति नहीं है आपको। आप कह रहे हो त्रिवेंद्र सिंह भट्ट जी आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, प्लीज भट्ट जी आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, प्लीज फोन पास ले आइए। फोन पास रहेगा तो ऑडियो परफेक्ट आएगा। ऑडियो में दिक्कत आ रही है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं इस बार जो सरकार कदम उठा रही है उसमें तो कोई शंका नहीं आपको? आपको आपत्ति त्रिवेंद्र सिंह रावत के शासनकाल के दौरान लिए गए कदम पर है ना, कानून पर? शांति प्रसाद भट्ट जी, अभी आप कह रहे थे कट ऑफ डेट की जो आप बात कर रहे थे, जरा मुझे बताइएगा कट ऑफ डेट आपके हिसाब से क्या रही थी? अभी आपने कट ऑफ डेट की बात करी ना, मूल निवासी की जगह स्थायी निवासी 9 नवंबर 2000 से 15 साल पहले से जो उत्तराखंड में रहते आए हो, उनकी यहाँ स्थायी संपत्ति हो, उसको कट ऑफ डेट में माना जाता है। आपने स्टडी इस बारे में करी है? और दूसरा अभी एक मिनट शांति प्रसाद भट्ट जी, एक चीज और बताइए, उत्तराखंड में जब आंदोलन हुआ था उसके तुरंत बाद 2001 से 2003 तक तत्कालीन सरकार जब उत्तराखंड में नींव पड़ रही थी, उत्तराखंड में यहाँ पर नींव पड़ रही थी आंदोलन के बाद, तब सत्ता में कौन था? तब सत्ता में आप थे शांति प्रसाद भट्ट जी। अगर आपको जनता से, भू कानून से, एग्रीकल्चरल लैंड से, इन सब चीजों से थोड़ी भी दिक्कत थी तो आपने उस समय कोई सख्त भू कानून लाने को आपको किसने हाथ बांधा हुआ था? तब तो उत्तराखंड में नींव पड़ रही थी ना, नींव पड़ी थी ना उत्तरांचल की, तब आपने क्या किया था? इसका जवाब दीजिए ना। तब उत्तराखंड में नीरज जी एक मिनट नीरज जी ये नई बहस क्यों? एक मिनट, सरकार कह रही है कि हम कदम उठाने जा रहे हैं, सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है, लेकिन त्रिवेंद्र जी कह रहे हैं जो मैंने फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था, सोच समझ कर लिया गया फैसला था, वो राज्य की जरूरत थी। इस वक्त इस बयान के क्या मायने हैं नीरज जी? तिलक जी देखें कि ऐसा है कि जो भी सरकार प्रदेश में बनती है, कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, उस पर सबसे ज्यादा दबाव रोजगार देने का, पहाड़ों से पलायन को रोकने का, ये मुद्दा हमेशा हर सरकार में रहा है। जब त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने हैं तो उनके सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या थी और बहुत बड़ा एक दबाव था कि पहाड़ों पे जो लगातार पलायन हो रहा है, और हम उद्योगों की बात करते हैं, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात करते हैं, पहाड़ों पे इंडस्ट्री को चढ़ा नहीं पाते। तो वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट का सम्मेलन भी बहुत बड़ा कराया था, आपको याद है जी। इसलिए कि बाहर से पूंजी निवेश आएगा, इंडस्ट्री आएगी, पहाड़ पे इंडस्ट्री चढ़ाएगी। इस एक्ट में जो लैंड एक्ट में जो 2018 में उन्होंने संशोधन किया, उसके पीछे की जो मकसद बताते हैं, जो उद्देश्य था या उनकी जो मंशा रही, वो ये रही, ये कहते हैं कि सरकार में उस समय बहुत बड़े बड़े प्रपोजल आ रहे थे पहाड़ों पे इंडस्ट्री के लिए, एजुकेशन इंडस्ट्री की, हेल्थ इंडस्ट्री के लिए, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, और वो प्रपोजल ऐसे थे कि 12.5 एकड़ से ज्यादा की लैंड की अपनी रिक्वायरमेंट बता रही थी इंडस्ट्री की, हमें ज्यादा लैंड चाहिए, लेकिन आपके यहाँ जो सीलिंग एक्ट की वजह से जो है हम इंडस्ट्री लगा नहीं पा रहे। तो बताते हैं कि त्रिवेंद्र जी ने उस वजह से लैंड एक्ट में अमेंडमेंट किया कि इंडस्ट्री आनी चाहिए, विशेष तौर पर मेरे ऊपर सरकार पर दबाव था कि पहाड़ों में इंडस्ट्री नहीं लग रही तो पहाड़ों में डेवलपमेंट होना चाहिए। इसको तर्क देते हुए, इसको आधार बनाते हुए उस समय लैंड एक्ट में अमेंडमेंट किया गया 2018 में, आज 2024 है। लेकिन उसके बाद सवाल यह है कि आज ये सवाल क्यों उठ रहा, मुद्दा क्यों उठ रहा? मैं त्रिवेंद्र जी की मंशा पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, जो भी मुख्यमंत्री रहता है उस पर दबाव रहता है, हो सकता है उनके ऊपर भी दबाव रहा हो कि नहीं यार पहाड़ों में विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, इंडस्ट्री को चलाना चाहिए, ये रास्ता मेरे पास है, अगर इंडस्ट्री मांग कर रही है तो उसमें एग्जेम्पशन दे देते हैं, उनकी मंशा ठीक रही हो। लेकिन 6 सालों में अब जांच का विषय यह है, जो उस कानून की समीक्षा की बात आ रही है, विषय यह है कि 6 सालों में जिन भी लोगों ने 12.5 एकड़ से ज्यादा पहाड़ के अंदर इंडस्ट्री खींची है, खरीदी है, और जिस प्रयोजन के लिए खरीदी है, क्योंकि वो कंडीशनल लैंड परमिशन को सरकार देती थी। नहीं नीरज जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ये भी बात कह रहे हैं कि हमने उस कानून में इसका जिक्र किया था, 2 साल समीक्षा होगी, उसके बाद हम देखेंगे कि किसके लिए इस्तेमाल हो रही है जमीन, क्या उसी के लिए हो रही है जिसका हमने आदेश जारी किया था, या फिर उन्होंने जो मांग की थी? वरना फिर सरकार
मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, वो कंडीशनल परमिशन ही दी जाती है, मैंने इसलिए कंडीशनल शर्त लगा। मैं यही कह रहा हूँ कि क्या उस बात का रिव्यू हुआ, उस बात की समीक्षा हुई, उस बात की जांच हुई कि पिछले 6 वर्षों में पहाड़ों में कितने लोगों ने 12.5 एकड़ से ज्यादा लैंड ली और जिस प्रयोजन के लिए उसका प्रयोजन हो रहा है, या उन्होंने बेच खाई आगे, या उस इंडस्ट्री का क्या हुआ, उसकी रिव्यू होनी चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल उसकी जांच पड़ताल। बहुत महत्वपूर्ण बात हनी जी, वो सरकार ही कराएगी, तभी दूध का दूध पानी का पानी। हनी जी, ये बात तो बिल्कुल सही है ना नीरज जी की। भाई आपने, अगर सरकार ने आदेश जारी किया, उसके बाद उद्योगपति आए, उन्होंने जमीनें खरीदी, वो जमीनें गई कहां? जिस मकसद से वो जमीनें खरीदी गई, क्या वो जमीनें आज भी उसी मकसद से कामयाब हो रही हैं? और दूसरी तरफ एक मिनट, उद्योगों को बढ़ावा देने की जहां तक बात है, 620 इकाइयां ऐसी जहां पर औद्योगिक इकाइयां जिसमें सब्सिडी बंद हो गई, आईडीएस के तहत। मैं और अभी ये आपको यही तो कह रही थी तिलक जी। अभी मैंने और क्या कहा? मैंने आपको यही कहा कि पहाड़ों में विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पहाड़ों के पलायन को रोकने के लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध रहती चली आई और रह रही है। मैडम जो है उनको भी तो बचाइए। तिलक जी, आप पहले तो जवाब नहीं देने देते, आप सवाल करते हैं तो प्लीज। मैडम आदत है सत्ता में सवाल करने की। शांति प्रकाश भट्टी बैठे होते हैं सत्ता में, उनसे भी सवाल करता। आप सत्ता में सवाल करूंगा ना आपसे, तो लेंगे। सवाल कर लिया, अब जवाब तो आप मुझसे ही लेंगे। मैंने पूछा सिर्फ इतना उत्तर कि मैडम जो बचा हुआ उसको तो बचाइए कम से कम। उसीलिए ना ये कानून लाया जा रहा है तिलक जी। मैं और आपसे क्या कह रही हूँ बार बार, मैं आपसे यही कह रही हूँ कि उसी के लिए ये कानून लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसकी समीक्षा होगी, पूरी इसकी समिति बनाई जा रही है। और अपना प्रस्ताव जाकर रखिए ना, भू कानून की जो एक्ट लाया जा रहा है उसके लिए प्रस्ताव रखे कि बस चीखना, चिल्लाना और गलत अफवाहें फैलाना ही इनका कार्य है। अगर आपको कोई बात रखनी है तो वहां पे जो समिति बनाई गई है उसमें ले जाकर विपक्षी दल अपनी बात रखे, जो चाहता है उसको करे। विपक्ष अपनी बात रखे तो चीख रहा चिल्ला रहा है। आप लोग भी मैडम विपक्ष में रहे हो, चीखना चिल्लाना और अपनी बातों आप भी विपक्ष में रहे हो, लेके जाकर पटल पर रखना। सर दलीय बैठक बुला लीजिए तो फिर सभी विपक्षी दलों की राय भी आ जाएगी। अगर इतनी राय पे आप लोगों ने अमल करना है तो सर्वदलीय बैठक बुलाने का भी एक प्रावधान होता है मैडम। भ्रम फैलाना और बात को पटल पर रखना, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। नहीं इतना तो है, नहीं ना, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बात मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। औद्योगिकी विकास को करवाने के लिए वहाँ जमीन, नीरज जी अपनी बात रखेंगे फिर बढ़ जा रहा हूँ, लेकिन जमीन को अलॉट कराने के बजाय वहाँ औद्योगिक विकास न होकर अगर कोई और कार्य हुआ और जमीन उसलिए सुचारू रूप से नहीं चलाई गई है तो वो निश्चित तौर पर गलत दिशा की ओर गई हुई है। सही पटल पर नगर निकाय को लेकर जाना, सही पटल पर सही बात रखना। नीरज जी बिल्कुल सही कह रही है मैडम, सही पटल पर सही बात रखना, चाहे अपने ही विधायक सामने क्यों ना खड़े हो, मुन्ना सिंह चौहान से सीखना चाहिए। सवाल का जवाब लो, सदन के पटल पे लो। विपक्ष सवाल नहीं उठा तो क्या हुआ, हम पूछेंगे अपनी सरकार से। बिल्कुल सही कह रही है हनी जी। खैर आप अपनी बात रखिए, फिर भट्ट जी आपके पास आ रहा हूं। तिलक जी देखें, 2018 से लेकर 2024 के बीच में 6 वर्षों में कितनी इंडस्ट्री पहाड़ पे लगी, कितने लोगों ने 12.5 एकड़ से ज्यादा लैंड खरीदी, उस जमीन का क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या उसका स्टेटस है, ये सरकार के पास एक एक आंकड़ा है। सरकार चाहे तो 4 दिन में इसको सार्वजनिक रूप से बिल्कुल सामने ला सकती है। सरकार को सामने लाना चाहिए और फिर इस कानून की समीक्षा करनी चाहिए। क्या ये प्रैक्टिकल है नीरज जी? हाँ नहीं, प्रैक्टिकल तो सरकार को देखना है। सरकार को इच्छा शक्ति दिखानी है। जब आप सरकार कह रही है कि रिव्यू करेंगे इस कानून का, तो सरकार को ये बात सामने लानी चाहिए। बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे लैंड एक्ट से जुड़ी हुई बात है। नंबर एक बात, इससे भी मैं राजनीतिक पहलू से कह रहा हूं, क्या सीएम धामी इतना बड़ा जोखिम ले सकते हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? नहीं, रिव्यू करने की बात तो कही है उन्होंने कहा है कि इसका रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने की बात जी ऑलरेडी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने रिव्यू करने की ही बात रखी है। नहीं नीरज जी कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं रिव्यू करने की बात तो कही है, लेकिन उसको जारी कर दो ना पब्लिक फोरम पर। वो यही कह रहे हैं नीरज जी। तो बोला है खंगाला जाएगा, जारी करने के लिए खंगालना ही शब्द इस्तेमाल होता है ना। उसकी पूरी फाइलें जांच नीरज जी बोलिए सर। जांच करने के बाद आंकड़ा सामने आ जाएगा। एक जरा अनिल जी को जरूर एक चीज और कहना चाहता हूँ। एक चीज और, त्रिवेंद्र जी के राज में देहरादून जनपद के कम से कम 72 गांव ऐसे थे जो नगरीय क्षेत्र से जुड़े हुए थे और उनको नगर निकाय की सीमाओं में शामिल कर दिया गया। इससे बड़ा आंदोलन हुआ। बहुत लोगों ने, ग्रामीण के क्षेत्र के लोगों ने कहा हम नगर निकायों में आना नहीं चाहते, क्योंकि नगर निकायों की स्थिति पहले से ही खराब है और आप विकास के नाम पे हमें वहां लाना चाहते हो। मामला हाई कोर्ट में भी गया, 1 बार 2 बार 3 बार, आखिर में सरकार ने उनको उन 72 गाँवों को नगर निगम में शामिल कर दिया। वो ना ग्रामीण क्षेत्र के रहे ना नगर निगम क्षेत्र के रहे, उनका विकास तो हुआ नहीं।
हुआ क्या कि लैंड एक्ट को सबसे नहीं तो फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत आज ये बातें क्यों कह रहे हैं? एक मिनट, वो निकायों में शामिल होने के बाद क्या हुआ, लैंड एक्ट से एग्जेम्प्ट हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ कानून ये है, लैंड एक्ट जो है नगर निकायों पे लागू ही नहीं होता। तो वो जमीनें आ गई नगर निगम में, उन जमीनों के दाम बढ़ गए, उनके सर्कल रेट बढ़ गए। उसके पीछे आगे की कहानी क्या हुई क्या नहीं हुई, वो भी एक बात रिव्यू करने वाली बात है। लेकिन सरकार ने नहीं, जो बात आप कह रहे हैं आज त्रिवेंद्र सिंह रावत ये बातें क्यों कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, अब वो तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके लिए हुए निर्णय पर सवाल उठ रहा है। उनके निर्णय पे नहीं, हनी जी कह रहे नहीं, कोई सवाल नहीं है, जो उन्होंने किया वो भी बढ़िया था, जो करेंगे आगे वाले वो भी बढ़िया हो जाएगा। अगर सवाल नहीं है तो मुख्यमंत्री रिव्यू करने की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों सामने बताइए हनी जी, आ रही है? क्यों ऑपोजिशन उठा रहा है या देखिए लोग उठा रहे हैं? रिव्यू करने की बात क्यों कर रही है, ये सवाल है हमारे भाई का, नीरज भाई का ये सवाल है, रिव्यू करने की बात क्यों करी जा रही है। देखो नीरज भाई साहब खुद ही अपने आप में काफी नोन पर्सन है, समझदार आदमी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे। नीरज भाई आप भी अच्छे से जानते कि रिव्यू करने की बात क्यों कही जा रही है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक निकाला था पहाड़ी क्षेत्र को विकास करने के लिए, वहां पे औद्योगिक विकास के लिए सेंटर खोला जाएगा, फैक्ट्रीज के लिए जमीन अलॉट करी जाएगी। लेकिन लोगों ने जमीन वहां पर फैक्ट्री के नाम से लेकर फैक्ट्री नहीं लगाने का काम जो किया, उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सत्ता में नहीं रहे थे, वो मुख्यमंत्री नहीं थे। लेकिन उसके बाद जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी आए तो उसको रिव्यू करने की बात करी कि जो व्यक्ति औद्योगिक का नाम लेकर वहां पर जमीन लिया है, लेकिन वहां पर पहाड़ में औद्योगिक क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किया है, तो उस जमीन का पूरा स्टेटस जाना जाए, वहां पर क्या चीजें हुई हैं, क्या चीजों का विकास हुआ, उसके बारे में नीरज जी कह रहे हैं। ऐसे और कौन लोग हैं संभालने के बाद ही मैडम, ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने गुमराह किया आपको, सरकार को गुमराह किया और उत्तराखंड की जमीनें खा गए? उसी चीज के लिए ये तो आप लोगों को यानी आपकी सरकार में भूमाफिया आए, उन्होंने जमीनों पे कब्जा किया और जमीनें खा गए, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल गलत, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। नहीं तो आप वही बात तो कह रही हैं। हमारी सरकार लगातार प्रतिबद्ध रही। अगर मैडम आपने पूरी प्रक्रिया बताई, भट्ट जी अपनी बात नहीं, आपने पूरी प्रक्रिया बताई, आपने कहा ये लोग आए, इन्होंने जमीनों पर कब्जा किया, उसके बाद रिव्यू कर रहे हैं हम। बिल्कुल आप आखिरकार वो भूमाफिया कौन है ये बता दिए। प्लीज मत डुबाइए, प्लीज अपने वर्ड्स मेरे मुंह में मत रखिए, आप बात को खत्म होने दिया करिए। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू फिनिश माय वर्ड्स। मैं ये कह रही हूँ कि अगर उस तरीके की कोई भी चीज हुई है तो हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर हुई है या नहीं हुई है पहले ये क्लियर करिए। अभी आपने कहा हुई है, आपने कहा हुई है। प्लीज तिलक जी कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूं। मैडम आप ही तो कंप्लीट कर रहे हैं, आप ही से तो सवाल करूंगा। नहीं कंप्लीट, आप बीच में काट दे रहे हैं मेरी बात, प्लीज आप पूरी कंप्लीट होने दीजिए, फिर आप दूसरा सवाल रखिए, मैं सुनने को तैयार हूँ। जवाब मैडम आप ही कंटिन्यू बात रख रही हैं, मैंने तो आपको रोका नहीं, सवाल ही तो कर रहा हूं। हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जब कोई अच्छे फैसले ले रहे हैं, उत्तराखंड के हित में ले रहे हैं, तो उसको लेकर मैं बात रखूंगी। मैंने ये कहा है कि अगर कोई भी इस तरीके की जमीन के साथ जालसाजी हुई है तो उसका पूरा ब्यौरा लिया जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। इससे बड़ी बात क्या होगी? मुझे मालूम है जीरो टॉलरेंस तो जीरो टॉलरेंस दिखाई देता है मैडम, गणेश जोशी के मामले में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है जीरो टॉलरेंस सरकार का। पहाड़ के विकास के हनी जी आप भट्ट जी रहेंगे, भट्ट जी के साथ छल ना करने के मैडम जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे मत लगाइए। हनी जी वाकई में काबिले तारीफ है। और अगर आप हाथ जोड़ के दरख्वास्त है मैडम, भट्ट जी को बोलने दीजिए, आप मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है आपसे, भट्ट जी को बोलने दीजिए। हनी जी आप भट्ट जी को बोलने दीजिए, जिंदाबाद के नारे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कोई उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस जो आप कह रहे हैं वो गणेश जोशी के मामले में दिखाई दे रहा है पूरे देश को। एक मिनट रुक जाइए, भट्ट जी बात करेंगे। भट्ट जी ये स्टैंड क्या आपका भू कानून को लेकर? मेरी बहन अभी तक जो बात कह रही थी ना, मेरी बहन को पता नहीं कि सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसकी संपुष्टता आ चुकी है, एक और कमेटी बन चुकी है, और मुख्यमंत्री जी का बयान और मंत्रियों के बयान महज इसलिए थे कि उससे एक दिन पहले उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून संघर्ष समिति की बड़ी रैली ऋषिकेश में होने जा रही थी। उस रैली को डेल्ट करने के लिए बयान दिया गया, वरना इन्हें बनाना होता तो 3 साल निकल गए इनके, और मात्र 2 साल बचे, उसमें भी निकाय चुनाव होने, पंचायत चुनाव होने। मुझे एक बात का आप जवाब दे दीजिए ना, अभी आप कट ऑफ डेट की बात कर रहे थे, आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए ना। शांति प्रसाद भट्ट जी अभी आप कट ऑफ डेट की बात कर रहे थे,
तो जब 2001 से 2003 तक आपकी सरकार थी, जब उत्तराखंड में उत्तराखंड की नींव रखी जा रही थी, तब आपने इस तरीके की कोई भी कानून लाने की बात क्यों नहीं करी? आज आप इससे का दिखावा कैसे कर सकते हैं? तब आपने क्यों नहीं किया? एक मिनट, भट्ट जी का ऑडियो रहेगा, भट्ट जी का ऑडियो रहेगा। भट्ट जी मेरे सवाल को एक बार फिर से सुनिए, भट्ट जी मेरे सवाल को एक बार फिर से सुनिए, मैं समझा नहीं पाया लग रहा आपको। आपका स्टैंड क्या है भू कानून को लेकर? आपका स्टैंड क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं जैसे यूसीसी वाला मसला था, हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं जी, हम क्यों बताएं जी, हमें किसी ने बुलाया नहीं जी। आप फूफा बन जाते हैं ना सर, इसलिए पूछ रहा हूं, आपका स्टैंड तो क्लियर करिए। तिलक जी नहीं, यूसीसी की कमेटी टिहरी में भी आई और मैंने उस कमेटी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखा, हमने हाउस में अपना पक्ष रखा, लेकिन भू कानून पर तो ऐसा कुछ अभी तक आया नहीं। कोई जांच लेकर क्या सरकार सामने आई है? और यही बड़ी समस्या है। आप कहते हो कि भैया हम कैसे स्टैंड ले लें, हमने कुछ देखा नहीं सुना नहीं, हम कैसे बता दें? बयान है, अगर मुख्यमंत्री जी का बयान है तो बंद करिए ना आज रजिस्ट्री। नीरज जी, बंद करिए आपने। नीरज जी, ये कौन सा सियासी तमाशा चल रहा है? विपक्ष कह रहा है भाई हमारा कोई लेना देना नहीं, क्यों नहीं? पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई जो मैंने किया था वो बिल्कुल सही है। हानि जी कह रही जमीनों पर कब्जा हुआ था या नहीं हुआ तो उसकी समीक्षा होगी, पहले वो कह रही थी कि कब्जा हुआ। ये चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तिलक जी, अगर 24 वर्षों में उत्तराखंड को देखोगे तो मूल निवास पर, भू कानून पर सिर्फ सियासत के अलावा कुछ नहीं हुआ। 24 वर्ष का बहुत बड़ा टाइम होता है, सबको पता है कि क्या क्या स्थिति रही 24 वर्षों में, हमें कैसा, हमारी रिक्वायरमेंट कैसी थी, लैंड एक्ट की, हमारे यहाँ की जनभावनाएं क्या कहती है, लेकिन उससे हम लोग जो है लैंड एक्ट लेके नहीं आए, सच बात नहीं है। आप देखते हैं कि गांधी सरकार लोगों को उम्मीदें हैं, इच्छा है, उन्होंने अमेंडमेंट की बात। अभी नीरज जी का हानि जी क्यों डिबेट को डिरेल कर रहे हैं? प्रतिष्ठित चैनल में बैठे हैं, जरा मुझे बात बता दीजिए ना कि हिमाचल की तर्ज पे किस प्रकार के कानून की आप बात करते हैं? हिमाचल की तर्ज के 4 कानून के पॉइंट्स बता दीजिए। मैडम ठीक है, अभी बताता हूँ मैडम, एक मिनट, वो कहावत सुनिए मैडम, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आप पूछ रहे हो कि हिमाचल के कानून में क्या, ना जल ना जंगल ना जमीन। ये अरे तिलक जी, ये सड़कों पर खड़े होके इनकी मुख्य प्रवक्ता इस तरह का बयान दे रही है। मैडम सत्ता में जब आप नहीं थे, विपक्ष में थे, आप भी सड़कों पर उतर कर ऐसे ही करते थे। तिलक जी, लेकिन हमें जानकारी रहती थी, हम बेबुनियादी बातों पर सड़क पर नहीं उतरते थे, इनके कुकृत्यों पर सड़क पर उतरते थे। और उत्तराखंड के भू कानून की इतनी चिंता थी तो मुझे बताए ना कि जब उत्तराखंड में उत्तराखंड की नींव पड़ रही थी तो एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, फिर नीरज जी के पास, अब सबका ऑडियो नीचे रहेगा। एक मिनट, किशोर उपाध्याय जी का नंबर है हनी जी, आपकी पार्टी में, वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझा देंगे इसके बारे में। उनको एक बार संपर्क, क्योंकि जब वो कांग्रेस में थे ना तब वो यही बात है, वो ग्रीन बोनस और ये हिमालय रेंज और ये सब कुछ चीज है, दिल्ली में आकर कहा कि ये सरकार और वो सरकार, सब जानते हैं, वो अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको, वो पूरा बता देंगे आपको। ठीक, अब नीरज जी अपनी बात पूरी करिए। नीरज जी, मुझे ना तिलक जी, मुझे कुछ से समझना नहीं है, मैं आपके मैडम आप उनका जनरल नॉलेज का टेस्ट ले रहे हो, मैं आपको सही व्यक्ति बता रहा हूं, थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे वो आपको। आपकी पार्टी में, क्योंकि आपकी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतर के दिल्ली में उन्होंने धरना दिया इसी मुद्दे पर। का प्रवक्ता अगर सड़कों पर उतरकर बात, नीरज जी प्लीज अपनी बात रखिए, वक्त खत्म हो रहा है, प्लीज नीरज जी का ऑडियो रहेगा, सबका ऑडियो नीचे। तिलक जी, पिछले 24 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड उत्तराखंड का उठा के देख लें, और 9 नवंबर 2000 को जिस दिन ये स्टेट बना था, उस दिन का हमारी स्टेट का एग्रीकल्चर लैंड रेट क्या था और आज 24 वर्षों में हमारा एग्रीकल्चर लैंड रेट क्या है, आपको उसी में पता चल जाएगा कि इस भू कानून में क्या, इस लैंड एक्ट से हमें क्या मिला। और आज की डेट में सारी भूमिधरी हो गए, जितने भी लोग हैं सारे के सारे भूमिधरी हो गए। तो 24 वर्षों में क्या हमने बचाया और अब क्या हमारे पास बचा हुआ जो हम उसको बचा लेंगे? जो बचा हुआ है उसको बचाना भी सर जरूरी है, और ऐसा नहीं है 2000, ये भी समीक्षा करने की बहुत जरूरत है कि 2007 के बाद से खास तौर पर और 2020 तक जो बिल्कुल बदलाव देखने को मिला उत्तराखंड की सरजमी पर, वो कब और कैसे हुआ। नहीं भट्ट जी, आ जाओ, वोट डालो, आ जाओ, यहां बसा लो, वहां बसा लो, यहां से आ जाओ, वहां से आ जाओ, वोट डालो। हुआ ना भट्ट जी, मालूम है ना, पूरा हरिद्वार बदल गया, पूरा देहरादून बदल गया और पूरा उधम सिंह नगर बदल गया। जरा सोचिएगा भट्ट जी, आप लोगों ने किया क्या है, सब मिलकर समीक्षा करिए इस बात की। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।